हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर आपके बीच आ गया हूं अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए। इधर काफ़ी लंबा गैप हो गया क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय जो समय चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। सभी लोग परेशान हैं, उसी में मैं भी थोड़ा बीच में मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। अब जाके थोड़ा सही हुआ हूँ, तो फिर मैं आपके सामने फिर से उसी फ्लो में, उसी अंदाज में मैं अपने टॉपिक को आपके सामने लेके आ गया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतने दिनों में आपने पीछे का जो रिवीजन था वो कर लिया होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोग साइक्लोट्रॉन तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले हम सिर्फ दो बातें कहेंगे। सबसे पहले भाई, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज़, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास तक जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो जल्दी से जल्दी आपके पास तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आज जो टॉपिक है वो है आपका फोर्स ऑन अ current carrying conductor placed in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बहुत इजी है। जितना लंबा ये हेडिंग देख रहे हो ना, उतना लंबा डेरिवेशन नहीं है। देखो अभी खुद ही आप जान जाओगे। सबसे पहले भैया मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लूं। ये मैंने कंडक्टर ले लिया, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ है L, इसमें करंट फ्लो हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हम बना लें, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री बनाते हुए रखा गया है। इसके जो एरिया है वो A है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं एरिया क्या है, A है, और लेंथ कितनी है, वो है आपका स्मॉल, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है। आपको पता है जब करंट फ्लो होगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें वो फ्लो हो रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमको पता है अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, जल्दी बताइए। F इजिकल टू क्यू वी वी साइन थीटा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैंने आपको पहले बता चुका था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह क्या लिख देंगे, माइनस ई हो जाएगा और वी बी साइन थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हम स्मॉल f मानते हैं भी हम फोर्स, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है। अब जो मैं लाइन लिखूंगा वो लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स तो निकाल लिया, F इजिकल टू माइनस ई वी बी साइन थीटा, लेकिन हमको इस पूरे कंडक्टर पे निकालना है ना, इस पूरे कंडक्टर पे। तो इस पूरे कंडक्टर पे कैसे निकलेगा, तो यहां पर एक मैं लाइन लिखने जा रहा हूं, लेट स्मॉल n इजिकल टू इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीज आपको स्टार में बना दे रहा हूं यहां पर, ये चीज आपको याद रखनी है कि स्मॉल n इजिकल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने इसका,
वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू एल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भैया कितने हो गए, कैपिटल एन कितने हो गए, एक यूनिट में है स्मॉल एन, तो वॉल्यूम कितना है AL। ठीक है, ये चीज समझ लो। इस पूरे कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, A इंटू एल। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, स्मॉल एन, तो इतने वॉल्यूम में कितने हो गए, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास निकल कर आ गया। और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा, इसे मल्टीप्लाई कर दें, यहां लिख देंगे हेंस टोटल फोर्स, तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू, यहां रख देंगे माइनस NaL EV/B साइन थीटा इक्वेशन सेकेंड। इतनी बड़ी इक्वेशन ये बन के आ गई भैया। ठीक, अब देखो यहां पर इसमें करंट फ्लो हो रही है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में एक फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, करेक्ट। उस फिक्स्ड वेलोसिटी को क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हो, थर्ड चैप्टर में मैंने बताया था। ठीक है, तो यहां पर जो v लिखा है, v क्या था, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तो यहां पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इक्वल टू माइनस NaL EV/B साइन थीटा इक्वेशन थर्ड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये करंट फ्लो हो रही है। अब जरा देखो, थर्ड चैप्टर में मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, I इक्वल टू NeA/VD। ठीक, इसको दोनों साइड में लेंथ ऑफ द कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये यहां लिख देंगे एज वी नो दैट, तो इसको अगर हम स्मॉल से मल्टीप्लाई कर दें, NeA/VD, ये हो गया स्मॉल एल। ठीक है, तो यहां पर अब जरा देखो, ये हो गया इक्वेशन स्टार। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर ये हमारा बन गया करंट एलिमेंट की तरीके से वर्क करेगा। जो I डॉट एल है, I इंटू एल है, ये करंट एलिमेंट की तरीके से वर्क करता है। और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट में तो करंट फ्लो होती है, तो क्या हम यहां पर माइनस लगा सकते हैं, बस यही चीज ध्यान देना है। मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो हो रहा है तो करंट आपकी इधर की ओर फ्लो हो रही होगी, और जो I इंटू एल है ये आपका एक करंट एलिमेंट की तरीके से वर्क करता है। ठीक, अब देखो जरा इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन स्टार यूज कर दो, यूजिंग इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन थर्ड। ठीक, आ गया आंसर हमारा, देखो NeA/VDL, NeA/VDL मतलब इतने पोर्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IL लिख सकते हैं। ठीक, लिख दो, तो F इक्वल टू ILB साइन थीटा, यही भैया फार्मूला आ गया कि अगर L लेंथ का कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। ठीक, अब ध्यान रखेंगे कंफ्यूजन होता है कि Q चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू QVB साइन थीटा, और अगर L लेंथ की रॉड रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कितना लगता है, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। क्लियर, कुछ नहीं भैया आपका, देखो सबसे पहले मैंने किया क्या, कंडक्टर ले लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, फ्लो हो रहे, तभी तो करंट फ्लो होगी। एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स निकाल लिया, फिर हमको निकालना था इस टोटल कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो मैंने मान लिया कि स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n है तो इसके वॉल्यूम कितना था, A इंटू एल, तो कितने होंगे वो हमने निकाल लिया, तुरंत फोर्स निकल आ गया।
मैंने ये हमको फॉर्मूला पता था I इज इक्वल टू NeAVD, यहाँ से तुरंत इसका हमने यहाँ भी यूज कर लिया, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, कोई कठिन लग रहा है? और ये जो है आपका फॉर्मूला निकला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, न्यूमेरिकल से बहुत हेल्प करता है। ठीक, तो अब यहां पर दो केसेस लगा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि थीटा जिसमें आ जाता है उसमें दो केसेस अपने आप जनरेट हो जाते हैं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम का केस। देखो भैया कौन कौन से होंगे वो केस। पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, F इजिकल टू ILB साइन थीटा। ठीक, थीटा, अब देखो जरा पहला केस, थीटा अगर हम 90 रख दें, मतलब ये जो रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे रख दिया जाए, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो F क्या हो जाएगा? 0। मतलब इस रॉड पे किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा, ये रॉड किसी भी तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, इसलिए इसको हम लोग मिनिमम भी लिख सकते हैं। ठीक, नहीं सॉरी, ये होता है साइन 90 की वैल्यू 1, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, तो ये हो जाएगा ILB। तो ये आपका मैक्सिमम फोर्स हो गया, मतलब अगर 90 डिग्री पे इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो ये मैक्सिमम फोर्स को फील करती है। थोड़ा मैं उल्टा बोल गया था। ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने। दूसरा केस देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0, अगर उसके बिल्कुल पैरेलल में रख दें मैग्नेटिक फील्ड के, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? तो ये हो गया भैया F0, इसको मिनिमम कंडीशन भी लिख सकते हो, मतलब अगर पैरेलल में रख दोगे तो उस रॉड पे किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा। ये दोनों केस हो गया। ठीक, कोई डेरिवेशन कठिन नहीं भैया। और अगर मान लो कहीं पर भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तुरंत कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगा वही कमेंट में बता दूँ, नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँ। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, छोटा सा डेरिवेशन एक और डिस्कस कर लेते हैं। ये तो था कि अगर एक जो रॉड है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो कितना फोर्स लगेगा, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगर दो रखे हो रॉड या वायर दो हो तो क्या होगा? तो इसलिए अब हम हेडिंग डालेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट। ये जो डेरिवेशन है ये आपका डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है। बहुत आसान है। देखो सबसे पहले ये मैंने एक वायर बना दिया, ये वायर है AB, इस वायर में ये करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं ये I1 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, तो आपको पता है। इसके चारों तरफ ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बना दिया, एक और बना देते हैं। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो राइट हैंड रूल अपना वही वाला, अंगूठा ऊपर की तरफ, इसको पकड़िए तो इस तरीके से इसमें घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर ये इधर की तरफ, ये सब इधर की तरफ, और यहां पर ये सब इधर की तरफ। ठीक है, अब देखो यहां से मैं यहां पर क्या करता हूं, एक दूसरी रॉड रखता हूं CD, ये मैंने दूसरा वायर यहां पे रख दिया है। इस वायर में भी करंट फ्लो हो रही है I2। हमको पता क्या करना है? हमको पता करना है इस AB वायर की वजह से ये वायर जो है कितने फोर्स को फील कर रहा है,
या इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन हो या रिपल्सन वो अलग बात है। ठीक, देखो जरा, तो सबसे पहले ये जो वायर रखा है CD वायर, वो इस AB से स्मॉल r की डिस्टेंस पे रखा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वाला वायर पहले वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है। अगर बाहर रख देंगे तो कहां फोर्स लगाएगा वो। ठीक, तो अब हमको ये पता हो जाए कि इस पॉइंट पर AB वायर ने इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है, ये अगर पता हो जाए तब तो निकाल सकते हैं। देखो, एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर से स्मॉल r की डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका मैं डेरिवेशन करा चुका हूं एम्पियर्स लॉ में। तो यहां इसको हम दे देते हैं, ये O है, इसको O डैश देते थे। तो एट पॉइंट O डैश मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB कितना होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R। डेरिवेशन में इसका करा चुका हूं भैया, अब कुछ को ध्यान आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, इस वायर की वजह से इस O डैश पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगी निकाल लिया। ठीक, अब यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो अंदर की तरफ है। ठीक, हमको B पता हो गया। अब देखो, हमको इस पे फोर्स पता करना है। अभी मैंने डेरिवेशन किया कि अगर L लेंथ की रॉड है, अगर इसकी हम L लेंथ दोनों की मान लेते हैं, L लेंथ की रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू ILB sin थीटा। ठीक, यहां रख लेते हैं। तो फोर्स ऑन CD वायर तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू I, इसमें I कितनी डिफरेंट हो रही है, I2 ILB1 sin थीटा। ठीक है, क्योंकि B इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से डेवलप हो रही ना। अब यहां पे हमको करना क्या है, बस सबकी वैल्यू पुट कर देना है। I2 L B1 वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R sin थीटा। अब देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, देखो इसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये रॉड रखी है ऐसे, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो साइन 90 वैल्यू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 90 है बस। तो ये जाएगा F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन। जितना आसान है उतना ही गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कहोगे सर कैसे, ये फॉर्मूला जब भी आप लिखोगे ये 2 यहां ना लगा करके आप ज्यादातर R² लगाते हो। आप ट्राई कर लीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्मूला जब लिखते हैं किसी को 2 यहां तो याद रहता है, लेकिन यहां पे स्क्वायर ठोक देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से याद करिएगा। F अपॉन L इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। कभी कभी कहता है कि दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालिए। तो F अपॉन L को हम लिखे भी दे रहे हैं यहां पर, F अपॉन L है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं कि दो वायर के बीच फोर्स तो लग रहा है, अब ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। देखो जरा, हमको यहां पर इस वायर में करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो इस पे लगने वाला फोर्स तो निकाल सकते हैं। अपने राइट हैंड रूल से F ILB रूल से, FIB रूल से। देखो फोर्स करंट है ऊपर FIB,
मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, करंट है ऊपर की तरफ, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, मतलब इस पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। अट्रैक्शन मतलब जब दो पैरेलल वायर पड़ोस में रखे होंगे तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन लगेगा, और अगर दो वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो आपका रिपल्सिव होगा। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए ये तो डेरिवेशन पहले से भी इजी हो गया। क्या मैंने निकाला, सिर्फ सीधे सीधे यहां से इस वायर से स्मॉल आर की डिस्टेंस पे कितना फील्ड हुआ निकाल दिया, तुरंत फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। ठीक, तो इसको हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। दो पैरेलल वायर में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और दो अपोजिट, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो अट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो रिपल्सन लगता है। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिलेगा। तो फिर मैं लास्ट में यही कहूँगा भैया, सब लोग अपना ख्याल रखिए, आज का समय सही नहीं चल रहा है, अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए, ठीक है। तो फिर ये मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, जहाँ डाउट हो पूछते रहिए, ठीक है। ओके, टेक केयर, फिर मिलते हैं। ओके।